हेलो बच्चों, मेरा नाम है सचिन चौधरी और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है साइंस की इस साल की। तो हमारे पास एक टारगेट है। टारगेट क्या है? कंप्लीट सिलेबस इन नेक्स्ट 30 डेज। 15 वीडियोस हम रिलेटेड चैप्टर्स की बनाएंगे। हर एक चैप्टर की एक कंप्लीट वीडियो होगी जिसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन होगा। लगभग आधे घंटे में हम पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ एक एडिशनल सेकंड वीडियो होगी उसी चैप्टर की। तो उस वीडियो में हम चैप्टर से रिलेटेड कितने PYQs आए हैं, अभी तक क्या क्या पूछा गया है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए, और इसके साथ साथ किन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है जब आप इसके आंसर्स लिख रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, मेरे पास लगभग 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है CBSE स्कूल्स में पढ़ाने का। इसके साथ साथ मैंने ऑलमोस्ट पिछले 6 से 7 साल तक मैंने CBSE की इवैल्यूएशन यानी कि कॉपी चेकिंग में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है, तो मुझे पता है किस तरह से हम कॉपी चेक करते हैं, CBSE आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और CBSE कहाँ पर आपको नंबर देगी और कहाँ पर आपके नंबर कटवाएगी। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे अपने चैप्टर नंबर 1 को शुरू करते हैं। चैप्टर 1 बहुत बेसिक है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर इस चैप्टर की शुरुआत में करूं या इसके बैकग्राउंड में मैं जाऊं तो केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा चेंज क्या होता है। चेंज का मतलब है किसी एक स्टेट से, किसी एक सिचुएशन से, कंडीशन से दूसरी कंडीशन में जाना। जैसे कि अगर मान लीजिए हम बात करें दूध की, तो दूध लिक्विड एक फॉर्म है। अगर हम उसे कोई एक मेथड है जिसमें कि हम उसमें लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से दूध चेंज हो जाता है दही यानी कर्ड में। तो ये जो स्टेट का चेंज है, ये एक तरह का चेंज है। इसी चेंज को पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी एक सिस्टमैटिक वे ऑफ studying those changes that are happening at molecular level और we can say at atom level। ठीक है, तो उन चेंजेस को पढ़ने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने की। तो ज़्यादा अगर हमें समझना है तो हमें समझना पड़ेगा केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। हाँ, ये बिल्कुल वही क्लास 8th वाला टॉपिक है, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं एक क्विक रिव्यू आपका करवाऊँगा। केमिकल चेंज मैं इधर लिख देता हूँ, फिजिकल चेंज मैं इधर लिख देता हूँ। केमिकल चेंज हर एक वो तरह का चेंज है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज से क्या मतलब है? केमिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है कि वो कैसा टेस्ट करता है। ठीक है, उसका क्या कलर चेंज हो गया है। ठीक है, और इसके अलावा क्या उसकी अपनी प्रॉपर्टीज, मतलब हो सकता है पहले वो मीठा था अब वो खट्टा हो गया है। ठीक है, वो चेंज हो जाती हैं। तो मैं यहां पर लिख देता हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक चीज हो गई केमिकल प्रॉपर्टीज। तो यहां पर तो केमिकल चेंज में केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, लेकिन फिजिकल चेंज की अगर मैं बात करूं तो इसमें केमिकल चेंज नहीं, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह है कि वो फिजिकली किस तरह से दिखता है। इज इट अ लिक्विड और सॉलिड और गैस? ठीक है, किस तरह की अपीयरेंस है उसकी। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि हम इन प्रॉपर्टीज को या इसके अपीयरेंसेस को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी अपीयरेंस होती है। ठीक है, नेक्स्ट पर हम चलते हैं। तो जो केमिकल चेंजेस होते हैं ये इर्रिवर्सिबल चेंज होते हैं। इर्रिवर्सिबल का मतलब क्या है? ये वापस नहीं हो सकते भाई। ठीक है, मान लीजिए मैंने माचिस की तीली जलाई। ठीक है, वो पूरी की पूरी जो स्टिक थी, मैच स्टिक थी, वो पूरी तरह से जल गई। क्या मेरे पास ऐसा कोई तरीका है कि मैं उस मैच स्टिक को वापस से वैसा ही कर दूं जैसा वो पहले था? नहीं ना, ऐसा कोई तरीका नहीं है। आप कहें सर मैजिक होता है, तो मैजिक होता होगा भाई, साइंस में मैजिक नहीं होता। ये साइंस है, यहाँ पर मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्या? पहले वो वुड थी, वुड लकड़ी, अब वो क्या बन गई है? ऐश बन गई है उस लकड़ी की। ठीक है, तो वी कैन नॉट चेंज इट टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, हम नहीं चेंज कर सकते उसे। नेक्स्ट,
अगर हम फिजिकल चेंज की बात करें तो ये रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल कैसे होते हैं? मान लीजिए मुझे ठंडा पानी पीने का मन कर रहा था तो मैंने बॉटल उठाई और फ्रीजर में रख दी, ठीक है। फ्रीजर मतलब जिसमें बर्फ जमेगी। जो लिक्विड था वो सॉलिड में चेंज हो गया, मैंने उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दी। अभी तक वो लिक्विड में था, अब वो कैसा हो गया? सॉलिड में हो गया, ठीक है। तो ये रिवर्सिबल है। लाइट चली जाएगी या मैं उसे आइस को बाहर निकाल के रख दूं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आइस विल गेट मेल्टेड एंड इट विल चेंज इनटू लिक्विड, ठीक है। सिंपल सी चीज है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। आगे बढ़ूं तो यहां पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ना, तो ये रिलेटेड होती हैं हीट से। आइदर हीट एनर्जी विल बी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड। लेकिन किसी भी तरह के फिजिकल चेंज में हीट एनर्जी का कोई ऐसा खास लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे पास फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। हमें जरूरत है केमिकल चेंजेस की। तो अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की तो हम यहां पर क्या पढ़ सकते हैं? केमिकल चेंजेस आर दोज चेंजेस that are happening due to the change in their chemical properties, ठीक है। तो किसी भी केमिकल की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होना ही केमिकल चेंज है और इन्हीं को हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में समझते हैं। चलिए अब समझते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई चेंज हुआ है तो उस चेंज के कोई सिम्टम्स हो सकते हैं। क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? चेंज इन कलर, चेंज इन कलर, किसी तरह का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कल तक मैंने जो मेरे पास जो दिवाली पे आपने कैंडल जलाई होंगी, आपने क्रैकर्स भी बस्ट करे होंगे, पटाखे छोड़े होंगे। जब हम उसे आग लगा देते हैं तो हो सकता है वो पहले लाल रंग का था, फट जाए तो हो सकता है कि नीले रंग का हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। मान लीजिए अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर चांदी के किसी भी चीज को आप कुछ दिन के लिए रखा छोड़ दीजिए तो उसमें चेंजेस हो जाते हैं और वो टार्निश हो जाती है, काली पड़ जाती है, ठीक है। कुछ लोग कहेंगे सर उसे तो हम साफ कर सकते हैं, वापस से वो मिल जाएगी। नहीं, हर बार जब भी ये टार्निश होगा तो हर बार उसका थोड़ा मास कम हो जाएगा। ऐसा ही होता है जब आयरन यानी लोहे का कोई टुकड़ा या कोई मेटल पीस जब इट गेट रस्टेड, उसमें जंग लग जाता है। तो जंग लगने पर हो सकता है आप कहें सर मैं उसे एसिड से साफ कर दूंगा बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसका कुछ हिस्सा, कुछ मास चला गया है और वो जा चुका है, आप उसे वापस नहीं ला सकते, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसी तरह की गैस भी इवॉल्व हो सकती है, किसी भी तरह की गैस वहाँ पर दिख सकती है। जैसे कि अगर हम आगे पढ़ेंगे, जब मेटल्स को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलती है? हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। किसी भी तरह का इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। दूसरा, जिस जगह पर आपने वो चीज़ें रखी हैं, जहां पर भी केमिकल चेंज हो रहा है तो वहां पर टेम्परेचर चेंज हो सकता है। लिंक कीजिए चीज़ों को। केमिकल चेंज में हमने कहा था हीट का या तो एक्सचेंज होगा, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा, या रिलीज होगा, ठीक है। तो ये टेम्परेचर चेंज जो है ये उसी का सपोर्ट करता है। तो कोई बीकर है, उसके अंदर मैंने कोई एसिड रख रखा है, उस एसिड में अगर मैं पानी डालता हूं, हालांकि नहीं करना चाहिए, ठीक है। किसी भी एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए, पानी में एसिड डालना चाहिए। क्लास 10th में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है एसिड, बेस एंड सॉल्ट से, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? व्हाई एसिड इज poured into वाटर, बजाय इसके कि हम पानी में एसिड डालने की बजाय हम डालते हैं। नहीं, क्वेश्चन ये है कि एसिड में पानी नहीं डालना चाहिए जबकि पानी में एसिड डालना चाहिए डाइल्यूशन करते वक्त, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाई इट इज रिकमेंडेड टू ऐड acid to water instead of adding water to acid। इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आंसर क्या होगा इसका? आंसर बता देते हैं। एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में है, वाटर कम क्वांटिटी में है। जब एसिड ज़्यादा क्वांटिटी में है तो अब जो रिएक्शन होगी वो ज़्यादा विग्रस होगी, ज़्यादा एक्सट्रीम होगी। हो सकता है एसिड में इस तरह से बबल फॉर्मेशन हो, इस तरह से रिएक्शन हो कि कुछ एसिड बाहर आ जाए और किसी तरह से आपको
वो जल जाए या इंसिडेंट या कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम पानी में एसिड डालना शुरू करते हैं तो पानी ज़्यादा क्वांटिटी में है, एसिड कम क्वांटिटी में है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो इतनी ज़्यादा विग्रस नहीं होगी, इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने बात करी टेम्परेचर चेंज हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा और क्या हो सकता है? चेंज इन कलर हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया, टेम्परेचर चेंज हो गया, किसी भी तरह का वहां पर स्मोक निकल सकता है या स्मेल आ सकती है, ठीक है। ये 4-5 सिम्टम है जो ये बताते हैं कि हाँ किसी तरह का कोई केमिकल चेंज हुआ है, ठीक है। अब एक छोटा सा यहां पर मैं एक स्टेटमेंट लिखने वाला हूं। स्टेटमेंट क्या है समझते हैं। मान लीजिए मैंने पेपर उठाया, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूं। व्हेन अ पेपर ऑफ कार्बन या मेड ऑफ कार्बन, ठीक है, यहां लिख देते हैं मेड ऑफ कार्बन, इज बर्न्ड इन एयर, it produces कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये स्टेटमेंट मुझे लिखना पड़ा क्योंकि मैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं जिसमें कि मैंने पेपर यानी कि कार्बन की रिएक्शन करवाई है ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट थी और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। इसी पूरे स्टेटमेंट की जगह मैं अगर आपसे कहूं आपको सिर्फ इतना सा लिखना था और ये आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो एक सिंपल सी इक्वेशन लिखने पर, एक सिंपल सी रिएक्शन लिखने पर मैं इतना सब कुछ लिखने से बच जाता हूं। तो ये जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है केमिकल चेंज का, इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में होंगे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पर होंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। दो चीजें हमने समझ ली, लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट और राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट्स। इतना क्लियर है, ठीक है। कोई आए मेरे पास कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम राइट हैंड साइड पर रिएक्टेंट लिख दें और इसे प्रोडक्ट लिख दें। भाई करने को कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक स्टैंडर्ड प्रोसेस होता है, एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। तो हम किताबों में लिखा हुआ है कि हम लेफ्ट हैंड साइड पर रिएक्टेंट्स को रखेंगे, राइट हैंड साइड पर हम प्रोडक्ट्स को रखेंगे, तो वैसे ही रखते हुए चले आ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने अभी अभी बात करी कि केमिकल रिएक्शंस होती क्या हैं। अब यहां पर हम समझते हैं कि क्या केमिकल रिएक्शन के आगे कोई केमिकल इक्वेशन नाम का भी कोई चीज होती है? बिल्कुल होती है। जब हमने केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर दिया है तो उसे हम बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब है इक्वल। व्हेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, तो हम उसे केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। इतना क्लियर है। तो यहाँ से आप सबको पता है कि सर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? बैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आप कितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं बैलेंसिंग करने की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बैलेंसिंग की, तो मैं किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन और मुझे मिल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैंने एक रिएक्शन ले ली। इस रिएक्शन में मैं देखूं सबसे पहले मैग्नीशियम है, एक था एक है, ऑक्सीजन दो थे, यहाँ पर सिर्फ एक मुझे दिखाई दे रहा है। तो भाई ऐसा नहीं कर सकते कि आपने यहाँ पर लिखा दिस विल बी रॉन्ग, नहीं, 2 नहीं लिख सकते आप इसमें। ये पूरी की तरह से एक नया कंपाउंड बन जाएगा, है ना। ये नहीं कर सकते आप। क्या कर सकते हैं आप? यहाँ पर 2 ऐड कर सकते हैं आगे, ठीक है। यहां पर क्योंकि आपको ऑक्सीजन के 2 एटम चाहिए था, एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस चाहिए था, तो यहां पर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन हो गए। लेकिन ये क्या, मैग्नीशियम के साथ 2 जुड़ गया, मतलब ये मैग्नीशियम डबल हो गया और हमारा मैग्नीशियम यहां पर क्या है, अकेला, तो ये भी डबल करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये बैलेंसिंग इक्वेशन का सबसे पहला फंडा जो मुझे लगता है, ठीक है, सबसे पहला फंडा ये है कि आप
ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए सबसे पहले। अगर रिएक्शन में ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, सबसे पहले आप ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। कंप्लीट नहीं होगा तो वो नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा, इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा कि अब उस डिस्टर्बेंस को सॉल्व करते हुए आपकी रिएक्शन खुद ब खुद बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। आपको कुछ और ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास बैलेंसिंग इक्वेशन का एक सेपरेट वीडियो भी होगा, हालांकि इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो मैं इसमें एक शॉर्ट वीडियो करके मैं उसमें डाल दूंगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना। कितने टाइप होते हैं वो सारे हम जानेंगे। तो फर्स्ट टाइप आ जाता है यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इन्हीं को हम एडिशन रिएक्शन भी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से, एडिशन रिएक्शन से आप क्या समझते हैं? when more than one product, when more than one reactant combine to form one single product, then the reaction is known as combination or addition। जैसे कि बार बार हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हमने क्या करा, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड करा तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन और एडिशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करें तो इसी का बिल्कुल उल्टा है, क्या है? डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन डिकम्पोजिशन में एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में टूट जाएगा। जैसे कि एक छोटा सा यहाँ पर एक रिएक्शन लिख रहा हूँ, NaCl, वही खाने वाला नमक घर पे जो खाते हैं, उसका ब्रेकडाउन अगर हम करें तो हमारे पास मिल जाता है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। ये NaCl क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये चार्ज आयंस कहलाते हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। अभी के लिए सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने इन्हें इस्तेमाल किया, ठीक है। डिकम्पोजिशन हमने पढ़ लिया, इसके साथ साथ आ जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दीजिए, या इन्हीं का दूसरा नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहिए या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह दीजिए, एक ही चीज़ है। कैसे, ये कैसे काम करता है? मेरे पास A और BC कोई तरह के दो रिएक्टेंट थे। अब A ज़्यादा रिएक्टिव था तो वो क्या करेगा, B से उसका सॉल्ट छीन लेगा और B को अकेला कर देगा, ठीक है। अब इसके जैसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपकी किताब में दे रखे हैं, ठीक है। अभी देखिए, इसी को यही समझिए, अगर एक का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट कहलाती है, और अगर इसी में दो बार डिस्प्लेसमेंट होता तो हम इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है जब दो रिएक्टेंट आपस में अपने सॉल्ट का एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आ जाएं तो हमारे पास आ जाता है ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसमें डिकम्पोजिशन में दो तीन तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल हो गया, है ना, इलेक्ट्रिकल हो गया, थर्मल हो गया, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटो डिकम्पोजिशन हो गया, ठीक है। फोटो वाले में से क्वेश्चन बनता है भाई, बहुत ज़रूरी, वो कहता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सी रिएक्शन इस्तेमाल की जाती है, उसमें कौन से केमिकल रिएक्शन होती है, किस तरह के केमिकल यूज़ करते हैं, तो ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर लिखने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बार बार पूछा जाता है। इसे आप पढ़ेंगे कैसे? इसे पढ़ेंगे ऐसे करके, कॉलम मेथड में, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, उल्टा उल्टा चलता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है।
यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आ जाइए तो यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा, यानी अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा इन द सेम रिएक्शन, इट विल टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन। लेकिन अगर मैं इधर आ जाऊं तो यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो गैस कीजिए कौन सा गैस यहाँ पर निकलेगा या हटेगा, किसका रिडक्शन होगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। अगर हम जाएं आगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स के केस में। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन, जब रिडक्शन की बात करते हैं तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ठीक है, तो इस तरह से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हम पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएट बिटवीन है इस चैप्टर में। ठीक है, इस चैप्टर में इसके अलावा और हमारे पास क्या क्या चीज़ें बचती हैं, इसके अलावा हमारे पास जो बचते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कैसे पूछे जाते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, जैसे कि फर्स्ट एक्टिविटी है जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करके जला रहे थे। तो मैग्नीशियम जब जलता है हवा में तो वो एक डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है। तो यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में से पूछा जाता है, बार बार सवाल पूछे जाते हैं। और समझिए देखिए इसे कि जब हम 10th की बात करते हैं ना, 10th साइंस की बात करते हैं, तो जो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर बोर्ड में क्वेश्चन आते कहाँ से हैं, तो उसका आंसर है कि एक्टिविटीज़ में से आते हैं। ये मैंने सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है, कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारा का सारा एप्लीकेशन आपको इन एक्टिविटीज़ में देखने को मिलेगा। तो एक्टिविटीज़ को करना ना भूलिएगा, एक्टिविटीज़ को बहुत अच्छे से करने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो हमारे पास अभी बचते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए PYQs, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, जो कि मुझे लगता है कि शायद आप लोगों ने कर लिए होंगे बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन। इसके साथ साथ बैलेंसिंग वाली चीज़ें हमारे पास बचती हैं। तो ये सब कुछ आपको मिलेगा सेकंड वीडियो में, जो कि आने वाली है कल। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए बने रहिए, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम मिलते हैं कल। थैंक यू।